सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, झूठ कहने को सिर्फ एक लफ्ज़ है जो 4 हरूफ से मिलकर बना है, लेकिन हकीकत में ये तमाम बुराइयों की आप समझ लें कि सबसे बड़ी जड़ होता है झूठ। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, एक सिर्फ पाँव नहीं बल्कि इसका तो कोई भी आजू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ज़बान होती है जो बड़ी ढिठाई के साथ चलती है और चलती ही जाती है, बेशर्मी से कह लें कि चलती है। और अगर इसे हुक्मरानों की थपकी मिल जाए तो झूठ का प्रचार करने का धंधा भी मिल जाता है। कोई प्लेटफॉर्म अगर मिल जाए तो फिर झूठ के नए रिकॉर्ड बनते हैं। मासूम और सीधे साधे लोगों को वर्गलाया जाता है, जहनों को नफरत का सबक पढ़ाया जाता है सोची समझी साजिश के तहत। मज़हब की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ाया जाता है, धड़ल्ले से झूठ बोलकर सच को छुपाया भी जाता है। और भारत में ये काम एक नाम नेहाद सहाफ़ी बल्कि हुकूमत का पालतू कह लें, वो बड़े ज़ोरों शोर से करता है और उसको शर्म भी नहीं आती और ये करता चला आ रहा है वो पालतू ये काम। लेकिन आखिर ये काम कब तक चलता? आखिर तो सच सामने आना ही था। और अब ये जो मोदी का पालतू है ये अपना मुँह छुपाता फिर रहा है। मैं बात कर रही हूँ झूठों के सरदार और सहाफ़त के नाम पर एक धब्बा अर्नब गोस्वामी की, जिसके काले करतूत कह लें कि एक एक करके अब दुनिया के सामने आ रहे हैं। लेकिन अब की बार सामने आने वाला जो झूठ है उसने मोदी सरकार और भारतीय मीडिया को एक्सपोज करके रख दिया, इनके गठजोड़ को बेनकाब करके रख दिया। अर्नब गोस्वामी के लीक होने वाले जो व्हाट्सएप पैगामात हैं उन्होंने नाज़रीन ये बात साबित कर दी है कि ये मोदी का पालतू है, आरएसएस का गुंडा है, सहाफ़त के नाम पर एक धब्बा है। भारतीय पुलिस मीडिया रेटिंग में इसकी 2 नंबरी की तहकीकात कर रही थी। अब जिसके दौरान ये इंकशाफ क्या हुआ कि पुलवामा हमला एक ड्रामा था जिसके बारे में अर्नब को पहले से पता था। भारत में रेटिंग कंपनी के साबिक CEO हैं जी दास गुप्ता साहब, उनके फ़ोन से भेजे गए व्हाट्सएप पैगामात से जो 1000 से ज़ायद सफ़ों पर मुश्तमिल है, उनसे पता चला कि बालाकोट फ़ज़ाई हमले से पहले ही अर्नब को उसकी खबर थी। अब इन पैगामात में 23 फरवरी 2019 को अर्नब ने दास गुप्ता को बताया कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा। जब दास गुप्ता ने पूछा कि क्या ये दाऊद के बारे में कुछ है, दाऊद यानी दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई खबर है, तो अर्नब ने जवाब दिया, नहीं जनाब, पाकिस्तान इस बार कुछ खास होगा। जब दास गुप्ता ने मजीद पूछा कि आया ये हमला होगा या उससे बड़ा कुछ होगा, तो अर्नब ने जवाब दिया कि आम हमले से बड़ा होगा और कश्मीर पर भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान के बारे में पैगाम में कहा गया कि हुकूमत को एतमाद है कि इस कार्रवाई से भारत ही खुश हो जाएंगे और मोदी भी इलेक्शन जीत जाएगा। और जब पुलवामा में हमला हो गया, मोदी ने इलेक्शन जीतने के चक्कर में 40 भारतीय फौजियों को मरवा दिया, तो फिर मोदी के इस पालतू ने पैगाम भेजा कि हम जीत गए, 40 भारतीय फौजी मारे गए। और ये मोहब्बत का जो दावा करता है भारत से मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स जश्न मना रहा था। क्या कहूँ इस पर, लानत बेशुमार, ऐसी 2 नंबरी पर लानत, इंतखाबात में ऐसी कामयाबी पे लानत। ऐसे जीतने से बेहतर है कि तुम हार जाते नरेंद्र मोदी, जिसके लिए मोदी सरकार ने अपने ही फौजियों की बलि चढ़ा दी, अपने लोगों को मार के जश्न मनाया जा रहा है। लानत ऐसी कामयाबी पर। और इस पालतू की मदद से ये जो भारत का ये नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया, इसको गोदी लिया हुआ नरेंद्र मोदी ने, गोदी मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करके 1 अरब 25 करोड़ भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया गया। लेकिन हाथ क्या आया, क्या मिला? कुछ भी नहीं, कालक मली गई। सर्टिफाइड झूठे अपने ही फौजियों के, अपनी सेना के कातिल साबित हो गए और सच सामने आ गया। पाकिस्तान तो पहले दिन से कहता आ रहा था कि पुलवामा हमला एक ड्रामा है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का क्या कहना था इस हवाले से, ज़रा क्लिप होगा टीम चलाइएगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अर्नब गोस्वामी के पैगाम लीक होने से बहुत पहले दुनिया को ये वाज़े बता दिया था कि पुलवामा हमला सिर्फ एक ड्रामा था। और आज भी जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है उनका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि मोदी और उसका जो गोदी लिया हुआ मीडिया है, उसका जो गठजोड़ है, ये जोहरी सलाहियत वाले खित्ते को ऐसे झगड़े की तरफ ला रहा है जिसका ये जो खित्ता है ये कभी भी उठा नहीं सकेगा, इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, बल्कि दुनिया पर भी ये बहुत भारी पड़ सकता है बोझ। और वज़ीर-ए-आज़म साहब, सलाम है आपकी दूरअंदेशी को
कि आपने पाकिस्तानी रियासत ने पुलवामा के बाद बालाकोट हमले पर भी जिम्मेदाराना बल्कि नप्पा तुला जवाब देकर एक बड़े बहरान को टाला। मगर इसके बावजूद मोदी सरकार भारत को एक ऐसी रियासत में तब्दील करने का काम जारी रखे हुए है कि उनको शायद खुद अंदाजा नहीं है कि भारतीयों को हो जाए कि नरेंद्र मोदी खुद भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। नरेंद्र मोदी के होते हुए भारतीयों को या भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, अब ये साबित हो गया है कि पुलवामा हमले के पीछे मोदी सरकार का ही हाथ है। ये सोची समझी साजिश है। और इस वक्त ये गुजरात का और कश्मीर का कसाई क्या मजीद ड्रामे कर रहे हैं, जरा देखिए। इतनी अदाकारी, ऐसी ड्रामेबाजी, तालियां मोदी जी तालियां। चाय बनाना तो तुम्हारा पेशा था ही चाय वाले, ये अदाकारी करके बेवकूफ़ बनाने में भी मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी कम नहीं है। इस पे तालियां नहीं बल्कि गालियां बनती हैं जो इस वक्त पूरे भारत में इस नरेंद्र मोदी को दी जा रही हैं। ऐसा जालिम, मकार, चलाक, घटिया, सफाक, गिरा हुआ हुक्मरान भारत को और कौन सा मिला है। तभी तो मैं कहती हूँ अपने प्रोग्राम में कि भारत के लिए इससे बड़ा दुश्मन कौन होगा नरेंद्र मोदी से बड़ा, जिसने अपना इलेक्शन जीतने के लिए भारतीय फौजियों को खुद ही मरवा डाला। और मीडिया पर कैसी बेशर्मी से, बेहयाई से, ढिठाई से ये झूठ बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि उन जवानों की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देंगे। दहशतगर्द कहीं भी छुपने की कोशिश करें, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा ना, तो ना छोड़ो फिर खुद को, क्योंकि तुम्हारी अपनी साजिश है। ये दुनिया को समझ आ गई है, एक्सपोज हो गए हो तुम, बेनकाब हो गए हो तुम। सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छूट दे दी गई। क्या कहता है ये, मैं आपको बताती हूँ नाज़रीन। पुलवामा में भारतीय ड्रामे का फायदा जरा सोचिए किस किस ने उठाया इस लाइन में। सबसे पहले कौन है, ये नरेंद्र मोदी, ये घटिया शख्स, ये गिरा हुआ शख्स सबसे पहले ये खड़ा लाइन में, जिसने इस ड्रामे के सर पर अपना इलेक्शन जीता। क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस तो थी नहीं, इसको एतमाद तो ना था नहीं खुद पर, इसलिए इस तरह की घटिया हरकतें करके इसने इलेक्शन जीता। और दूसरे नंबर पे किसको फायदा, बिपिन रावत, जिसने अपनी तरक्की के लिए अपने भारतीय फौजियों का खून बेचा। मोदी की सियासी कामयाबी के लिए भारतीय फौज का कंधा इस्तेमाल होने दिया। अब ये खेल बेनकाब हो गया है, तो अब भारतीय इसका जवाब भी लेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं इसे। और हाँ, ये जो पुलवामा ड्रामे के बाद ये कह रहा था कि पुलवामा हमले का जवाब कहाँ देना है और कैसे देना है, इसका फैसला भारतीय सेना, भारतीय फौज करेगी, तो ये भी सुन लो फिर कि तुम्हारी जो बुज़दिली है और तुम्हारे कूतों की वजह से भारतीय फ़ज़ाइया के साथ भी क्या हुआ है तुम्हें नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के शाहीनों ने तुम्हारी ड्रामेबाजियों का कैसे इलाज किया। पाक फ़ज़ाइया के कारनामे का ज़रा एक क्लिप देखिएगा नाज़रीन। इसे कहते हैं घुस कर मारना मोदी जी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ फिल्में बनाना और फिल्में चलाना आता है। तुमने इलेक्शन जीतने के लिए अपनी फौज और गोदी मीडिया के साथ मिलकर ये फिल्म बनाई थी और अपने फौजियों का खून बहाया, इसको रिलीज़ किया और इसके सर पर इलेक्शन जीत लिया। लेकिन जंग जो होती है ना, वो फिल्म नहीं होती। इसे जीतने के लिए, जंग को जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाना पड़ती है। और तुम ठहरे अज़ल के साजिशी, इसलिए तुम्हें इस मैदान में मुँह की खाना पड़ी और यही होना था। अब ये भी पाक फौज की, जो पाक फ़ज़ाई की पेशा वाराना बर्तरी कह लें, कि एक तो उसने 27 फरवरी को भारतीय गुरूर को खाक में मिलाया, अभिनंदन को कैदी बनाया और फिर जवाब में भारत में घुसकर जिन टारगेट्स को निशाना बनाया, वहाँ ये बात मद्देनजर रखी कि कोई जानी नुकसान ना हो। मकसद क्या था, मकसद सिर्फ एक था कि दो टोक पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखने वाले की आंखें निकालना। पाकिस्तानी फौज जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। अच्छा, आर्मी चीफ ने भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है, ये ज़रा क्लिप देखिएगा। नरेंद्र मोदी, अगर आप भी कोई गलत फहमी है ना, तो मेरे ख्याल से तुम्हें दूर कर लेनी चाहिए। ये सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा का अज़म नहीं है, हर पाकिस्तानी किस्तानी के दिल की आवाज़ यही, और यही अज़म है, यही जोश है, यही जज्बा है। और ये दिल कश्मीरियों पर तुम्हारे जुल्म की वजह से बहुत दुखी हैं, बहुत गमज़दा हैं, बहुत तकलीफ़ में, बहुत अजियत में हैं। और इस गम का हिसाब हम पर कर्ज है, और ये कर्ज चुकाना पाकिस्तानी फ़ौज को बहुत अच्छी तरह से आता है। ये बात तुम्हें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए नरेंद्र मोदी। और तुम्हारी साजिशें अब दुनिया पर खुलने लगी हैं। दाइश और भारतीय गठजोड़ का ये जो राज है, अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने फाश किया। फिर तुम्हारे झूठी खबरों के कारोबार का पर्दा डिसइंफो लैब ने चाक किया, और अब अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी करके अपने ही फौजियों की जान लेकर इलेक्शन जीतने का ड्रामा भी सामने आ गया। इसे कहते हैं कुदरत का हिसाब। अब कुदरत इंसाफ करने पर आ गई है शायद। एक एक करके सारी काली करतूतें सामने आ रही नरेंद्र मोदी की। ये कुदरत इंसाफ नहीं करी नाज़रीन, तो फिर कौन कर रहा है, सोचिए ज़रा। और ऐसा किसी और की वजह से नहीं हो रहा,
इसके अपने लोगों की वजह से ये एक्सपोज हो रहा है। इनकी अपनी गलतियां, इनके अपने ब्लंडर्स जो है ना, इनको यहां तक ले आए हैं, क्योंकि ये होना था। ये जितना जुल्म करेंगे, जुल्म का सिलसिला एक दिन रुकेगा और इनकी औकात दुनिया देखेगी। और ये जो लास्ट में मामला है, इसके अपने पालतू के लीक होने वाले पैगामात ने ये मामला किया और इसका हिसाब अब पूरा भारत मांग रहा है नरेंद्र मोदी से। और अब हमेशा की तरह पाकिस्तान पर काम नहीं चलेगा। अब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से काम चल नहीं सकता। अब तुम्हें अपने और अपने पालतू के जो काले करतूत है ना, उनका हिसाब देना पड़ेगा। अब सोचो कि हिसाब कैसे देना है तुमने। ये भारतीय सहाफ़ी का क्लिप होगा, ज़रा टीम चलाइएगा। बोलो मोदी जी, अब ज़रा बोलो। अपने शो में बुलाकर मेहमानों पर चीखने बल्कि भौंकने वाले झूठे, ये पाकिस्तान की आवाज़ नहीं बल्कि अब भारत ही सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हारी असलियत खोल रहे हैं। अब बताओ इन्हें कि मोदी का जो गोदी मीडिया है वो हैक हो गया था, अर्नब गोस्वामी हैक हो गया था और इस पालतू का दिमाग इसके कंट्रोल में नहीं था। कोई पाकिस्तान से टेलीपैथी के ज़रिए इसे कंट्रोल कर रहा था और इस हैकर ने मोबाइल पर अर्नब से ये मैसेज लिखवाए कि लिख। अर्नब गोस्वामी ही रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां पाकिस्तान में कंट्रोल हो रही थी। डूब मरो, शर्म से डूब मरो। अर्नब गोस्वामी की इस जाली, झूठी और बेहुदा प्रेस, पूरा भारत उस फ्रॉडिये को ढूंढ रहा है, जवाब मांग रहा है। मगर ये जो फ्रॉडिया है, फिर कोई नया फ्रॉड सोच रहा होगा यकीनी तौर पे, रुकेगा तो अभी भी नहीं, बात तो अभी भी नहीं आएगा। और शर्म नाम की चीज़ ऐसे लोगों में हो तो ऐसे लोग हों ही क्यों, एग्जिस्ट ही क्यों करें। एक और क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा अर्नब का। देखिए आपने ड्रामे अब लोग इससे पूछ रहे हैं, बड़े ड्रामे किए तुमने अर्नब गोस्वामी और बड़े चक्कर चला लिए रेटिंग लेने के लिए, बड़े बड़े फ्रॉड किए तुमने पैसों की खातिर, अपना ज़मीर तक बेच दिया। इतने बेज़मीर शख्स थे तुम, इतने गिरे हुए, इतने घटिया इंसान थे तुम, सहाफ़त के नाम पे धब्बा हो तुम। लोगों की जान लेने से भी तुम बाज नहीं आए। अपने शो में बुलाकर लोगों के साथ क्या करते रहे तुम, पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि अपनी गली में कोई कुत्ता भी हो तो वो शेर ही होता है, क्योंकि अपनी गली में वो चक्कर लगा रहा होता है। कुत्ते को भी लगता है कि शायद मैं शेर हूँ। तुम अपने मेहमानों पर धाड़ने की जो एक्टिंग करते रहे, चीख कर चिल्ला कर, क्या कहते हैं, बड़ी लंबी ज़ुबान है तुम्हारी, लेकिन इस ज़बान से तुमने सिर्फ शर फैलाया है। कोई पॉजिटिव बात तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकली, सिर्फ नेगेटिव बातें, झूठ, नफरतें, तासुब फैलाया तुमने। लेकिन आखिर कहते हैं ना कि सच सामने आ ही जाता है। सच कितनी देर तक छुप सकता है, सच ने तो सामने आना ही था और झूठ के तो पाँव होते ही नहीं है। और तुम्हारे इस झूठ का काम तमाम होना ही था, इसलिए अब तुम अपनी ही ज़बान के नीचे आ गए हो। बचकर दिखाओ। और ये मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराऊंगी, कुदरत का कानून है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसने खुद उस गड्ढे में गिरना होता है। कब गिरता है वो कुदरत ही डिसाइड करती है। अब अर्नब गोस्वामी को अपने जितने भी जुर्म है इसका हिसाब देना होगा। मोदी को भी इलेक्शन जीतने के जो काले धंधे इनका जवाब देना पड़ेगा। और दुनिया को पाकिस्तान की बातों पर कान धरना पड़ेंगे, तो बहुत सी चीज़ें अब सबूतों के साथ सामने आ गई हैं। किस किस बात को झुटलाएगा भारत, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के खतरनाक अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। और सुन लो मोदी, हम आगे भी तुम्हें बेनकाब करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तो 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर के दौरान भारत के इस ड्रामे का पर्दा चाक कर दिया था। इसी हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या कहना है कि मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतने के लिए अपने ही 40 फौजियों की जान ली। इन 40 फौजियों की हलाकत पर गमज़दा नहीं होते, बल्कि उनके मंजूर नज़र एंकर खुशी का इजहार करते हुए कहते हैं कि ये मोदी की जीत के लिए ज़बरदस्त चाल साबित हुई है। नाज़रीन, बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए अपने अवाम और दुनिया की आंखों में धूल झोंकी और दहशतगर्दी का ढोंग रचाकर बालाकोट पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में दावत दी हमने। मेहमान को किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। जाहिद साहब, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप लीक चैट है, उसने भारत का भांडा फोड़ दिया है। बीजेपी ने इलेक्शन जीतने के लिए दहशतगर्दी का ढोंग रचाकर ये जो बालाकोट पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, क्या हम ये सबूत लेकर आलमी अदालत में जा सकते हैं और क्या हम ये लेकर जा रहे हैं? जी फ़िज़ा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरह हमेशा की तरह बड़े ही दलील के साथ आपने अपने इंट्रोडक्शन में ये बताया कि जो ये सारा भारत का प्रोपेगेंडा और जिस तरह ये
व्हाट्सएप चैट लीक जो हुई है नाब गोस्वामी की, तो उसमें सबसे पहले तो ये देखें कि जी उन्होंने फर्दर एक्सपोज किया है भारत का जो प्रोपेगेंडा है और फर्दर विंडिकेट किया पाकिस्तान की पोजीशन। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करती है। उस झूठे और मनफी प्रोपेगेंडा की बेस पे एक जो हाइपर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है उसे स्टोक करती है, उसकी बेसिस पे फिर वो इलेक्टोरल गेन्स करती है और इलेक्शन जीतने के लिए ये सारा ढोंग रचाती है। ये उनका कोई पहली दफ़ा नहीं है जी, ये उनका एक कंसिस्टेंट पैटर्न है। पाकिस्तान ने इस पैटर्न को पूरी दुनिया के सामने रखा और भारत ने जो एक बहुत अरसे तक अपने आप को एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म के तौर पे जो पेश किया था, आज भारत का जो असल चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने अया हो गया है। और वो असल चेहरा क्या है? वो असल चेहरा जो है वो एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का है। वो असल चेहरा जो है वो एक ऐसी रियासत का है जो कि दूसरे एक मुल्क के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा करती है और ग्लोबल लेवल पे करती है। जाली एनजीओज क्रिएट करती है, जाली थिंक टैंक्स क्रिएट करती है, जाली डोमेन साइट्स क्रिएट करती है और उसकी बेसिस पे एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तौर पे ख़ित्ते के अमन और सलामती को ख़तरे में डाल देती है। तो आज हम ये पूरी दुनिया को जो बात कह रहे थे, आज इंडिया के अपने मीडिया में, उनकी अपनी लीक्स में और आज भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि किस तरह पॉलिटिकल गेंस के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो खित्ते के अमन और सलामती को ख़तरे में डाल रही है। ठीक है जी। अच्छा जाहिद साहब, ये जो भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज़ और ये जो जाली खबरों की मुहिम भी चलाई गई है, पहले रेटिंग का धोखा, फिर ये जो डिस इन्फो लैब के इंकशाफात और अब ये व्हाट्सएप चैट लीक, क्या ये सबूत भारत को दुनिया के सामने एक्सपोज करने के लिए या बेनकाब करने के लिए कम है? क्या जो कश्मीर मामला है उसमें भी पाकिस्तान के हक में ये इस्तेमाल नहीं हो सकते? जी ये बिल्कुल हो सकते हैं और बिल्कुल इस्तेमाल हो रहे हैं। देखें, हमने एक जब ये डोजियर प्रेजेंट किया उसमें हमने बिल्कुल इररिफ्यूटेबल एविडेंस पूरी दुनिया के सामने रखा कि भारत किस तरह पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। हमने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को मुतला किया, हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें मुतला किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को हमने मुतला किया और इसी तरह हमने पूरी दुनिया के सामने ये बिल्कुल दलील के साथ इररिफ्यूटेबल एविडेंस प्रोवाइड किया कि किस तरह भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। अब उसके बाद आपने देखा EU डिस इन्फो लैब, जो कि जाहिर है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये बताया कि किस तरह भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रियासती प्रोपेगेंडा में, मनफी प्रोपेगेंडा में इन्वॉल्व है। अब ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने, अब ये रिसेंट जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, अब ये सारी दुनिया जो है उसके सामने वाज़े तौर पे ये सारे सबूत मौजूद हैं। हमने पहले भी ये बात की, EU डिस इन्फो लैब की जब रिपोर्ट आई उस पर हमने जितनी UN की मशीनरी है, ह्यूमन राइट्स मशीनरी, हमने उन्हें इन्फॉर्म किया। उसके अलावा हमने इंटरनेशनल मीडिया को इन्फॉर्म किया, हमने बाकी जो ममालिक हैं दुनिया के उन्हें इस बारे में बताया। तो हम ये समझते हैं कि ये सारे जो ठोस शवाहिद हैं, जो सारे ये एविडेंस है, उसके बाद अब भारत का जो झूठ है वो पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल आया हो गया है जी। ठीक। अच्छा, ये पुलवामा हमले का जो ड्रामा था आपको याद है, उसके बाद फिर बालाकोट वाला वाकया, अब इसकी बुनियाद पर इलेक्शन में फतह यानी जीत, ये सब अकेले मोदी ने तो नहीं किया होगा, ये अंडरस्टूड सी बात है। भारतीय सेना जो है, भारतीय फौज, वो भी उसके साथ है। ये नया स्कैंडल अब जिम्मेदारों को कटहरे में ला सकता है। आप क्या समझते हैं? क्या वही वक्त है, वो कहते हैं ना कि जब कुदरत इंसाफ करने पर आती है जाहिद साहब, तो फिर कोई कितनी भी होशियारी कर ले, कितनी भी चालाकी कर ले, खुद को बचा नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि कुदरत अब इंसाफ करने पर आ गई। अब नरेंद्र मोदी जितने भी जुल्म किए जा रहे हैं भारत की जानिब से, चाहे वो कश्मीर पे किए जा रहे हैं, वहाँ पे सिख बिरादरी को आप देख लें वो एहतजाज करें, मुसलमानों को देख लें उनकी मसाजिद मस्मार की जा रही हैं, वहाँ पर कुर्बानी करने की उनको इजाज़त नहीं, गाय की, वहाँ पर किस तरह का सलूक किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। हम कह सकते हैं कि जुल्म का सिलसिला जो मजीद नहीं चलेगा, अब कुदरत इंसाफ करने पर आ गई है।
जी फिजा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप ये देखें कि जिस तरह इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो हालात हैं, जिस तरह वहाँ पे इलीगल और इनह्यूमन मिलिट्री सीज है, जिस तरह वहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर ब्लॉकेड है, जिस तरह वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है, और जिस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं मुसलसल वहाँ पे, और जिस तरह की इम्प्यूनिटी वहाँ की जो ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं वो इंजॉय कर रही हैं, तो उसके बाद हम ये समझते हैं कि ये भारत का जो जुल्म है वो अब और ज़्यादा जो है वो नहीं चल सकता। फिर आपने ये देखा, जिस तरह आपने अभी बात की कि जी भारत का झूठ जो है वो पूरी दुनिया के सामने अब आया हो गया है। भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ की हालत पूरी दुनिया के सामने है। जिस तरह अभी आपने खुद भी कहा कि वहाँ पे मॉब लिंचिंग जिस तरह होती है, जिस तरह के उनके डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, जिस तरह की उनकी पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह वहाँ पे अक़लियतों की जो मजहबी जगह हैं उन्हें मस्मार किया जा रहा है, जिस तरह बाबरी मॉस्क का आप सबके सामने। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है फिजा, वो ये है कि ये जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी, ये परमिएट कर चुकी है भारत के सारे इंस्टीट्यूशन पे और पिलर्स ऑफ स्टेट में। और मैं ये समझता हूँ कि इंक्लूडिंग मीडिया जो हम ये समझते हैं कि रियासत का एक इंतहाई अहम पिलर होता है, उसमें भी हमने ये देखा कि जी किस तरह बुरी तरह से ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी परमिएट कर चुकी है। हम ये समझते हैं कि ये खत्ते के अमन के लिए इंतहाई नुकसानदेह और पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। फिर हम ये भी समझते हैं कि खत्ते में देरपा अमन के लिए भारत को मसला कश्मीर के हल की तरफ जाना पड़ेगा, और वो हल वही होगा जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक होगा, जो कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होगा। इसी तरह भारत को जो स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म है उसे तर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुसलसल एक मनफी प्रोपेगेंडा के अंदर इन्वॉल्व हैं उन्हें उसे तर्क करना पड़ेगा, और भारत को एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और ये जो उनकी इररिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज़ हैं, उनके इररिस्पॉन्सिबल एक्शन हैं, ये खित्ते के अमन के लिए एक ख़तरा है, और पूरी दुनिया इसका नोटिस ले रही है। और भारत के ऊपर जो है वो ये अब वाज़े हो जाना चाहिए कि ये पॉलिसी ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं लेकर आगे चल सकेगा। ठीक है। अच्छा ज़ाहिद साहब, ये जो कुलभूषण केस पाकिस्तान में ऑलरेडी चल ही रहा है, भारत आपने देखा कि इसे सीरियस नहीं ले रहा, बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। इस गैर संजीदगी की आपको वजह क्या महसूस होती है, क्या लगता है? और पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या इक़दाम किए हैं? क्या आपका कोई राब्ता हुआ है भारतीय हुकाम से इस बारे में? जी फिजा, इसमें मुसलसल हमने ये कहा कि देखें जो ICJ की जजमेंट है, पाकिस्तान ये समझता है कि हम उस जजमेंट को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब उसके लिए ज़रूरी है कि भारत पाकिस्तानी कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि जो उसके अंदर एज़ पर द जजमेंट ऑफ ICJ रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन होनी है, वो सिर्फ पाकिस्तानी कोर्ट से हो सकती है। तो उसके लिए भारत का पाकिस्तानी कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। भारत की तरफ से जो नहायत गैर माकूल किस्म की जो डिमांड्स हैं, उसमें से एक ही है जी, वो चाहते हैं कि किसी भारतीय वकील को या किसी और मुल्क के वकील को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे पाकिस्तानी अदालतों में पेश होने की इजाज़त दी जाए। हम भारत को ये बताते हैं कि पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि यहाँ पे सिर्फ वो वकील प्रैक्टिस कर सकते हैं हु हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ इन दिस कंट्री। अब उसमें जाहिर है कि पाकिस्तानी कानून जो है वो उसके मुताबिक ही ये लीगल प्रोसेस आगे चलेगा, और ये लीगल प्रोसेस सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि बाकी दुनिया में भी इसी तरह चलता है कि उन वकला को अदालत में पेश होने की इजाज़त मिलती है जिनके पास वैलिड लाइसेंस हो टू प्रैक्टिस लॉ इन दैट जुरिस्डिक्शन। तो उसके लिए भारत को पाकिस्तानी कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन उन्हें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कोर्ट से ही मिल सकेगी।
अच्छा जाहिद साहब, ये जो बड़ी बड़ी तंजीमें जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं, बल्कि दिन मनाए जाते हैं, पूरा दिन वो सेलिब्रेट किए जा रहे होते हैं। अब ये जो जुल्म हो रहा है, दुनिया देख रही है जुल्म के, भारत के अपने अंदर भी कितना जुल्म किया जा रहा है माइनॉरिटीज़ पे। वहाँ कोई भी खुद को महफूज नहीं तस्वुर करता, खा वो सिख है, खा क्रिश्चन है, क्या खा मुसलमान है, सब सफ़र कर रहे हैं। इवन वहाँ पर जो ज़ात पात का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर जो निचली जाते हैं बकौल उन लोगों के, वो भी सफ़र करती हैं। सिर्फ जो ऊँची जात के हिंदू होते हैं वही वहाँ पर महफूज तस्वुर करते हैं खुद को। ये वहाँ की जमहूरियत है, ये वहाँ की सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है। इसके साथ साथ ये जो ह्यूमन राइट्स के डेज मनाए जाते हैं, दिन मनाए जाते हैं, ये तो तंजीमें काम करती हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। आपको भी शायद आपकी मेरे वाली कैफियत होगी कि दिन फिर मनाने छोड़ दिए जाएं, क्योंकि इंसानों पे जो जुल्म किया जा रहा है, कश्मीर में आप देख लें कि कितनी नाइंसाफी की जा रही, कितना जुल्म किया जा रहा है, कितने गैर आईनी तरीके से उन्होंने जो इकदाम उठाया था। तो ये जो दिन मनाए जाते हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए मनाए जाते हैं, ये सिर्फ झूठ है, ये धोखा है, और क्या है? इसे सबसे पहले तो लेट मी अप्रिशिएट के मैंने हमेशा आपको देखा, आप इंतहाई पैशन के साथ बात करती हैं, इंतहाई दलील के साथ बात करती हैं। बिल्कुल जो आपके जज्बात हैं वही जज्बात मेरे भी हैं, वही जज्बात हमारे बाकी और पाकिस्तानी अवाम के हैं, और वही जज्बात मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया की अवाम के हैं। भारत के अंदर जो आज नाइंसाफ़ी हो रही है, भारत के अंदर आज जो जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर पूरी दुनिया आज भारत को कंडेम भी कर रही है और इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे सेंश्योर भी कर रही है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, भारत इस वक्त अक़लियतों के लिए एक इंतहाई गैर महफूज मुल्क के तौर पर जाना जाता है। वहाँ पे आज कोई कम्युनिटी महफूज नहीं है, माइनॉरिटी कम्युनिटी। वहाँ पे आपने देखा कि जिस तरह बीफ के कंज्यूम करने के ऊपर लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। आपने देखा जिस तरह 2002 का गुजरात मैसेकर हुआ, आपने देखा जिस तरह लास्ट ईयर 2020 में दिल्ली पोग्राम हुआ, और किस तरह वहाँ पे स्टेट जो है ना सिर्फ उन अटैक्स को रोकने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रही थी, बल्कि वो उनके साथ खड़ी हुई नज़र आ रही थी। बहुत सारे इस तरह के शवाहिद इस वक्त मौजूद हैं जिसमें स्टेट जो है वो कम्प्लिसिट थी। उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में अगर कोई इस तरह का वाक़या होता है तो आपको स्टेट जो है वो अटैकर्स के या उस तरह के जो इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ खड़ी हुई भी नज़र आती है। तो वो पाकिस्तान में जिस तरह अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम किया जाता है, जिस तरह उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक यहाँ पे हर एक के इक्वल राइट्स हैं, भारत आज बिल्कुल उसकी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और एक इंतहाई ख़तरनाक मुल्क के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जा रहा है फॉर द माइनॉरिटीज़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जाहिद हफीज़ साहब आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। सदीक, क्या है आपकी बड़ी खबर आज? देखें, दो खबरें हैं आज। एक तो आपको पता है स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था PDM की, और उसमें आज बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं थे। लेकिन जब मरियम साहबा से पूछा गया कि बिलावल क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा कि बिलावल जो है वो स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है। अगर बिलावल स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर नहीं है तो फिर मरियम साहबा क्यों आई हैं? असल में मसला यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अजियत में, मुश्किल में, परेशानी में, तकलीफ़ में वो मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान हैं, क्योंकि उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस कर गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम गैर आइनी, गैर जमहूरी कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम जो है वो जलाओ गिराव नहीं करेंगे, हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, हम GHQ नहीं जाएंगे, हम इमरान खान के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे, लेकिन वो आइनी और कानूनी होगी। नून लीग और मौलाना चाहते हैं आग लगा दी जाए, इंतशार फैला दिया जाए, लाशें गिरवा दी जाएँ, लाशें गिरा दी जाएँ, जो मर्जी हो जाए, लेकिन इमरान खान को हटा दिया जाए। पीपल्स पार्टी कहती है कि तहरीक अदम एतमाद लाना चाहिए, लेकिन मौलाना और नून लीग नहीं मान रहे। अब आज जो इजलास में हुआ वो तहरीक अदम एतमाद पर बात हुई, लेकिन मरियम साहबा ने और फजलुर रहमान साहब ने बाहर आकर झूठ बोला, गलत बयानी की, और बाहर आकर कहा कि कल का जो एहतजाज है हम तो उसकी हिकमत अमली तय कर रहे थे। अब किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? एक दिन बाद एहतजाज है, कौन एक दिन बाद वाले एहतजाज की हिकमत अमली तय करता है? इस तरह के एहतजाज की हिकमत अमली तो 15-20 दिन पहले तय हो जाती है। कौन कितने बंदे लाएगा, कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा, रास्ता क्या होगा, कैसे पहुँचेंगे? तो असल मसला ये है कि 31 जनवरी की डेडलाइन वापस ले ली गई है। इंतहाई शिकस्त खुर्दा हालत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, चेहरों के ऊपर मायूसी थी। अगर आप उनकी वीडियो देखें
जो आज पीडीएम के इजलास की वीडियो जारी की गई है, ऐसे लगता है कि जैसे खुदा न खास्ता कोई फौतगी पे लोग आए हुए हों, ताजियत पे लोग आए हुए हों, कुलखानी के ऊपर लोग आए हुए हों, कि इतनी अफसुर्दगी थी चेहरे के ऊपर, ऐसी शिकस्त थी। वजह यह है कि जो देखें, वैसे जब कोई मूवमेंट चल रही होती है, कोई तहरीक चल रही होती है, उसकी तहरीक को लीड करने वालों के चेहरों के ऊपर अज़म होता है, जुर्रत होती है, बलबला होता है, बहादुरी होती है, उम्मीद होती है। उनके चेहरों को देख के उनके कारकुन मोटिवेट होते हैं। और यहाँ जिनके अपने चेहरों के ऊपर 12 बजे हुए हैं और इनके अपने चेहरे आप देख लें तो वही सारा कुछ बयान कर रहे हैं। तो असल मामला यह है, तहरीक अदम एतमाद का है। पीपल्स पार्टी इदारों को मजीद इस मामले में घसीटने के लिए राज़ी नहीं है, GH के जाने के हक़ में नहीं है। मौलाना साहब और नवाज शरीफ चाहते हैं कि कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन इमरान खान को हटा दिया जाए, चाहे सिस्टम ही लपेट दिया जाए, निज़ाम ही गिरा दिया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं चाहती। ये तो मैंने आपको पीडीएम की सूरत हाल बताई। और इसमें एक और डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आज आप जी फजलुर रहमान साहब का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, हालांकि ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग केस है, वो ये कहते हैं ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। चले हम इनकी बात मान लेते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल इनको 20 सितंबर को याद नहीं था। 20 सितंबर को इन्होंने जो आलामिया जारी किया, जो रोड मैप जारी किया, जो इन्होंने अपनी पीडीएम का मकसद और मंजिल जो इन्होंने तय की, उन 26 नुकात में इसका जिक्र ही नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस का जिक्र तक नहीं है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लेंगे कितना बड़ा केस है। जबकि दूसरी तरफ जो कल इलेक्शन कमीशन के बारे करने जा रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको बता दूं, इस वक्त नून लीग बहुत बुरी तरह फंस गई है। नून लीग के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है वो तहरीरी तौर पर इंकशाफात कर चुका है कि करोड़ों रुपए जो नून लीग को देते रहे हैं उसके इन्होंने सबूत फराहम नहीं किए, किसने ये करोड़ों रुपए दिए। और दिलचस्प बात तो ये भी है कि 70 करोड़ रुपए नून लीग के अकाउंट से मीडिया को दिए गए। अब ये बताने को तैयार नहीं है। फरूख हबीब बार बार इनसे सवाल कर रहे हैं कि आप ये तो बता दें किस एंकर को दिए हैं, किस सहाफ़ी को दिए हैं, किस चैनल को दिए हैं, किस अखबार को दिए हैं। अभी तक ये सबूत फराहम करने में नाकाम नजर आते हैं। और वैसे मुझे लगता है कि फरूख हबीब साहब ने इन सारों को नॉकआउट कर दिया। जिस तैयारी के साथ वो चैनल्स पर आए हैं, मीडिया के सामने आए हैं, जो उन्होंने सबूत सामने रखे हैं, उसके बाद तो नून लीग जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ही शदीद मुश्किल में है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर ये तफसील दे देते हैं कि वो करोड़ों रुपए इनको कौन देता रहा है, ये फंस जाएंगे। क्योंकि इससे पहले शहबाज शरीफ के केस में, हमजा के केस में, सलमान शहबाज के केस में ये बात सामने आ चुकी है कि सरकारी ओहदे दिए जाते थे और उनके एवज उसके बदले में किकबैक्स जो हैं वो पार्टी फंड में लिए जाते थे। तो अब इनको हिसाब देंगे, अगर नाम देंगे तो वो चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि किस बड़ी पार्टी से, किस ठेकेदार से, किस बिजनेसमैन से, किसको जिसको इन्होंने ओहदा दिया उससे पार्टी फंड के नाम पे ये पैसे वसूल कर रहे थे। फरूख हबीब साहब का इल्ज़ाम ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, ये किकबैक्स लेते रहे, ये करप्शन करते रहे, ये लूट मार करते रहे, ये हराम का पैसा हलाल करते रहे, ये ब्लैक मनी को वाइट करते रहे। तो इस वक्त ये सारा जो कल वहाँ पे तमाशा लगाया जा रहा है, उसका मकसद इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल करके इलेक्शन कमीशन से एनआरओ लेना है और इलेक्शन कमीशन को ऊपर इतना दबाव बढ़ाना है कि वो सिर्फ पीटीआई का केस आगे बढ़ाए, इनका केस आगे ना बढ़ाए। लेकिन ये अब मुश्किल नजर आता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अगर काम करता है तो ये भी मैं आपको बता दूं, इन तीनों पार्टीज के केसेस का फैसला एक ही दिन आएगा, इकट्ठा आएगा, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी एक ही दिन बनी थी तीनों के लिए और इलेक्शन कमीशन के तहरीरी अहकामात मौजूद हैं जिसके मुताबिक इन पार्टीज ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और ये दोनों बुरी तरह फंस चुके हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। और नाज़रीन, ये आप काली पट्टी देख सकते हैं, एहतजाज किया जा रहा है चेयरमैन पैमरा के खिलाफ जो कि इस ओहदे के लिए ना अहल हैं और ना उनके पास मुतल्लिका डिग्री है, ना मुतल्लिका तजर्बा है, एक्सपीरियंस है जो कि चाहिए होता है चेयरमैन पैमरा की कुर्सी संभालने के लिए। मेरी चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस बात का नोटिस लिया जाए और उस नाअहल शख्स को फिल फॉर उसकी कुर्सी से, उसके ओहदे से हटाया जाए क्योंकि वो पैमरा को दर हकीकत नुकसान पहुँचा रहा है। और इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा और जाने से पहले देखिए ये चीज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।